हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 160, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे ईएमडब्ल्यू, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो देखो बच्चों, वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बेसिक बातें बता दी थी कि वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। मैक्सवेल इनकी खोज की, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। कई सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को समझने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है विस्थापन धारा। ठीक है ना, तो देखिएगा ध्यान से। देखो अपन बात करते हैं विस्थापन धारा। विस्थापन धारा और इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होती है विस्थापन धारा, क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, जैसे मान के चलेगा ये अपने पास कोई संधारित्र है, कैपेसिटर है, अब देखना ध्यान से। देखो ये आपके पास में बैटरी प्लस माइनस, ये संधारित्र, इस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, मान के चलेगा सी। और अपन जानते हैं कि सी बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। अभी ये इसकी धारिता होगी और ये आपके पास में बैटरी हो गई, इसका प्लस माइनस हो गया अभी। और ये आपके पास है जो तार है, इस तार को अपन बोलते हैं चालन तार, कंडक्शन वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन वायर। कंडक्शन वायर। अब देखना ध्यान से। देखो अभी मान के चलेगा इस कुंजी को अपन ने हटा रखा है, तो इस स्थिति में इस संधारित्र पर जो आवेश है, मान के चलेगा संधारित्र पहले निरावेशित है, तो संधारित्र पर जो आवेश है वो कितना भी 0 है। और इस स्थिति में इस परिपथ के अंदर किसी प्रकार की कोई धारा भी प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे अपन इस कुंजी को यहां पे ऑन करते हैं, स्विच को अपन ऑन करते हैं, तो वैसे क्या होगा भी इस संधारित्र पर आवेश और समय के सापेक्ष बढ़ने लगेगा। और आवेश बढ़ेगा, इसका मतलब इस परिपथ के अंदर इस प्रकार से एक धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर जो कंडक्शन वायर है, इसके अंदर बहने वाली जो धारा है, इसको अपन बोलते हैं चालन धारा। क्या बोलते हैं, चालन धारा। और संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में बहने वाली जो धारा है, इसको अपन बोलते हैं विस्थापन धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। तो बच्चों ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे इस चालन तार में बहने वाली धारा को अपन बोलते हैं चालन धारा, और संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ध्यान से। यदि कुंजी यानी की को ऑन किया जाता है तो चालन तार में प्रवाही धारा चालन धारा कंडक्शन करंट आईसी कहलाती है। तथा संधारित्र की प्लेटों मध्य के क्षेत्र में प्रवाहित धारा
विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी कहलाती है। तो बात सुनना भाई, सीधी सी बात ये कि जो कंडक्शन वायर है, जो चालन तार है, इसके अंदर बहने वाली धारा क्या कहलाती है? चालन धारा। और संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? विस्थापन धारा। जैसे इसको अपन क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो वैसे इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी, वैसे इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी, इसको अपन बोल सकते हैं आईसी। और यहां पर इसकी दोनों प्लेटों के बीच में ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्लेट से इस प्लेट की ओर, धारा दिखा रहा हूं मैं, करंट दिखा रहा हूं। तो यहां पर ये वाली जो करंट है, ये आपके पास में क्या हो जाएगी? भी आईडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आईडी। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा होकर के देखता हूं, तो इस पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर आने वाली धारा कितनी हो जाएगी? आईसी। और जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी? आईडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आईसी तथा आईडी, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है ना। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो अपन लिख सकते हैं कि यहां चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों क्या होते हैं? भी बराबर होते हैं। अब ये जो विस्थापन धारा है, इसका मैं डेरिवेशन करने वाला हूं कि विस्थापन धारा एक्चुअली होती कितनी है। ठीक है ना। इसका परिमाण अपन लिखने वाले हैं। बात सुनना भाई, देखो यहां पर ये आपके पास में जो बैटरी है, ये बैटरी क्या करेगी? इस संधारित्र को आवेशित करेगी। तो समय के सापेक्ष इस संधारित्र का आवेश बढ़ेगा। तो किसी भी क्षण पर मान के चलिए कि किसी टाइम पर इस संधारित्र का आवेश कितना भी क्यू है, तो अपन लिख सकते हैं माना किसी समय पर संधारित्र का आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है? C इंटू वी। कितना हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू वी हो जाएगा अभी। तो यहां से अपन जानते हैं कि आईडी बराबर कितना होता है अभी? dq बटे dt। आई बराबर क्या होता है? dq अपॉन dt होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं आईडी बराबर dq अपॉन dt, d अपॉन dt। Q बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है? cv हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आईडी बराबर Q बराबर कितना हो जाएगा? cv। तो इस c को अपन क्या करेंगे? बाहर लिख देंगे। c इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है? dv अपॉन dt हो जाएगा अभी। और इसके बाद इस c को अपन क्या लिख सकते हैं अभी? c को अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, और इनटू क्या हो जाएगा आपके पास? dv अपॉन dt। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो v अपॉन डी यानी विभवांतर अपॉन डिस्टेंस, विभवांतर बटे दूरी। और विभवांतर बटे दूरी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि संधारित्र वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि v बराबर क्या होता है? ईडी होता है। क्या होता है? v बराबर ईडी होता है। तो e बराबर कितना देगा? v अपॉन डी हो जाएगा। तो v अपॉन डी को अपन क्या लिख देंगे? e लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास है? एप्सिलॉन नॉट a, और ये बन जाएगा आपके पास है de अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है? dt हो जाएगा। अब बात सुनना भाई, ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो अंदर क्या बन जाएगा आपके पास? E इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में? dt हो जाएगा अभी। तो यहां से आपके पास में जो फाई ई है बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? E इंटू ए, और इसको अपन बोल सकते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। तो बात सुनना ध्यान से देखना, देखो देखो जैसे ही अपन क्या करते हैं भाई, इस संधारित्र को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और कुंजी को अपन ऑन करते हैं,
वैसे इस संधारित्र पर जो आवेश है वो समय के सापेक्ष बढ़ता है। आवेश अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है संधारित्र पर विभवांतर का मान बढ़ेगा, और यदि संधारित्र पर विभवांतर का मान बढ़ेगा तो इसकी प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और यदि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इस स्थिति में आपके पास में जो विस्थापन धारा वो जनरेट हो जाएगी। तो विस्थापन धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है? परिवर्ती आवेश बोल दो, चाहे परिवर्ती विभवांतर बोल दो, चाहे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बोल दो, चाहे आप परिवर्ती विद्युत फ्लक्स बोल दो, इन सब की वजह से यहाँ पर विस्थापन धारा जनरेट हो रही है भी, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो आईडी है, आईडी का कारण विस्थापन धारा का कारण क्या होता है अभी? Q या V या E या फाई। में परिवर्तन, ये आपके पास विस्थापन धारा का कारण हो जाएगा। और बच्चों ध्यान से देखना, तो जब तक चालन धारा है तभी तक विस्थापन धारा है। अपन जानते हैं कि जब संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो जाता है तो इस स्थिति में इस संधारित्र का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपके पास में? बताओ, अनंत हो जाएगा, जिससे संधारित्र में किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और यदि चालन धारा का मान 0 तो विस्थापन धारा का मान भी कितना हो जाएगा? 0। तो लिख दूंगा मैं संधारित्र के पूर्ण आवेशन के पश्चात IC बराबर ID बराबर कितना देगा आपके पास है? 0 देगा, क्योंकि जब पूरी तरह से आवेशित होगा तो Q भी कांस्टेंट हो जाएगा, V कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, अभी कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होगी। तो इस कारण से चालन धारा और विस्थापन धारा इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा अभी, ठीक है बच्चों। तो इन चीज़ों को नोट करें, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए बच्चों, आगे अपन डिस्कस करते हैं। देखो, आपने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था मैक्सवेल का, मतलब एम्पियर का परिपथीय समीकरण। और एम्पियर का परिपथीय समीकरण क्या कहता है कि किसी भी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में से गुजरने वाली जो धारा है उसके धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुणा होता है अभी, ठीक है ना। तो अब अपन लिखते हैं अभी एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण। एम्पियर मैक्सवेल का नियम तो क्या कहता है? ध्यान से देखना, देखो ये कहता है कि किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पथ से पारित सभी धाराओं के ब्रैकेट में लिख दो भाई, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा, सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुणा होता है। अब ध्यान से देखना, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है सभी धाराओं। आपने जो एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा है उसके अंदर केवल इतना ही था कि धाराओं, वह ऐसा था कि किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पथ से पारित धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुणा होता है। और फिर उसके बाद में अपन ऐसे लिखते थे कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, आपको सर ने पढ़ाया होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बंद पथ के लिए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट इंटू, यहां पर अपन लिखते थे सिग्मा आई।
और यहां पर ध्यान से देखना सिग्मा ई है, इसको अपन I1 I2 I3 इनको सबके जोड़ से लिखते थे। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जो I था वो कौन सी धारा थी, ये चालन धारा थी। अपन तार के अंदर बहने वाली धारा को पहले जानते थे, विस्थापन धारा जैसी किसी भी चीज को अपन पहले जानते नहीं थे। तो अब अपन क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना, देखो अब अपन लिख देंगे सिग्मा और अंदर अपन लिख देंगे IC और प्लस क्या देगा आपके पास ID हो जाएगा अभी, ठीक है ना। और इसके बाद इसको अपन लिख सकते हैं म्यू नॉट और इसके बाद में सिग्मा और IC को अपन लिख देंगे IC और प्लस ID को अपन क्या लिख सकते हैं अभी एप्सिलॉन नॉट d फाई ई अपॉन dt। ये बात होगी। तो ये आपके पास है एम्पियर मैक्सवेल का नियम बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगर अपन इसके अंदर केवल I लिख देते हैं तो क्या दिक्कत होगी, देखो देखो ऐसा होता है कि जैसे मान के इसलिए ये अपने पास कोई संधारित्र है और इस संधारित्र को अपन ने इस प्रकार से किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये स्विच हो गया, ये आपके पास प्लस माइनस हो गया। अपन क्या करते हैं, जैसे कुंजी को ऑन करते हैं, कुंजी को ऑन करके फिर उसके बाद में अपन कहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, इसके पास में आते हैं। अपन इसके पास में आते हैं। जैसे अपन कुंजी को ऑन करते हैं, इसके पास में अगर अपन कोई भी कंपास सुई रखते हैं तो इस कंपास सुई इसके अंदर विक्षेप देखने को मिलता है यहाँ पे। अब बात सुना भी, इसके आसपास में कंपास सुई में विक्षेप देखने को मिलता है, मतलब इस ये जो तार है ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अभी, ठीक है ना। और ये तो अपन जानते ही हैं कि कोई भी जो धारावाही चालक तार है वो अपने सराउंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली चालन धारा है, क्योंकि ये आपके पास में कंडक्शन वायर है, चालन तार है, इस चालन तार के अंदर चालन धारा है और इस चालन धारा की वजह से आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, विक्षेप देखने को मिल रहा है अभी आपको, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे अपन कुंजी को इस कुंजी को ऑन करते हैं तो कुंजी को ऑन करते ही अगर अपन इसके अंदर आकर के देखते हैं, अगर अपन इसके अंदर जैसे मान के चलिएगा जो कंपास सुई है, इस कंपास सुई को रखते हैं तो इसके अंदर भी विक्षेप देखने को मिलता है। यानी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जो कंपास सुई है वो भी विक्षेपित होती है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच में विक्षेपित होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली संधारित्र की प्लेटों के बीच में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह क्या होगी, तो अपन ये समझ सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में भी एक वर्चुअल करंट मानी जा सकती है, एक काल्पनिक धारा मानी जा सकती है, ठीक है ना। और इस धारा को ही अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि जैसे अपन कुंजी को ऑन करते हैं तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में रखी कंपास सुई भी विक्षेपित होती है। मैक्सवेल ने ऐसा ऑब्जर्व किया, तो इसका मतलब इसकी प्लेटों के बीच में भी एक वर्चुअल करंट होती है और इस करंट को अपन क्या बोलते हैं बताओ, इसको अपन बोलते हैं विस्थापन धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, कि जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई संधारित्र है और संधारित्र की दोनों प्लेटें, वो प्लेटें कैसी भाई, सर्कुलर है, वर्ताकार है। तो एक संधारित्र की, देखो संधारित्र की प्लेटें इस प्रकार से यूं है, ये प्लेट होगी और दोनों प्लेटें वर्ताकार है, ये अपन ने बना दी इस प्रकार से यूं। ये इस प्रकार से व्यवधान से इसकी दो प्लेटें हैं। प्लस माइनस और
अब ध्यान से देखना, दोनों प्लेटों के बीच में इस प्रकार से विस्थापन धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों प्लेटों के बीच में इस प्रकार से विस्थापन धारा प्रवाहित हो रही है। तो विस्थापन धारा ध्यान से देखना, देखो यहां से इस प्रकार से यूं मान के चलेगा, इसकी दोनों प्लेटों के बीच के क्षेत्र में एक समान रूप से फैली हुई है। क्या आईडी हो गया? अब इसकी जो प्लेट है इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी आपके पास है? कैपिटल आर। ठीक है ना, कैपिटल आर होगी भी। इसके अंदर तो प्रवाहित हो रही आई सी और यहां पर प्रवाहित हो रही इस प्रकार से आई डी। ये इसकी जो अक्ष है ना, इस अक्ष से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो अपन क्या करते हैं, इस बिंदु से गुजरता हुआ कोई भी बंद पथ का निर्माण करते हैं। इस बंद पथ का अपन ने निर्माण कर दिया और यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितने देगी आपके पास? स्मॉल आर हो जाएगी भी। तो ये जो संधारित्र इसकी वर्ताकार प्लेटों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर। संधारित्र की वर्तीय प्लेटों की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। और ध्यान से देखना, देखो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विस्थापन धारा वो कितना देगी आपके पास? आईडी हो जाएगी। दोनों प्लेटों की जो अक्ष है, इस अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो प्लेटों की अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है। तो कैसे पता करते हैं अभी? ये बी अपने को मालूम करना है। तो ये अपन करने जा रहे हैं योगदान से। सबसे पहले आपके पास पूरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना देगा? पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर एरिया से बहने वाली जो धारा है वो कितने देगी आपके पास? आईडी। तो एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा है वो आपके पास कितना देगी? आईडी अपॉन पाई आर स्क्वायर। और ये आपने जो बंद पथ बनाया इसका एरिया कितना देगा? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इस एरिया से बहने वाली धारा आईडी अपन पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आई बोल सकते हैं। तो आई बराबर कितना देगा आपके पास में? इसको अपन बोलेंगे आईडी आर स्क्वायर अपन क्या देगा? कैपिटल आर स्क्वायर देगा। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अपन क्या करते हैं? एम्पीयर का नियम लगाते हैं। तो एम्पीयर का नियम क्या कहता है? बी। मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा आपके पास है? बी। इसके बाद में डॉट क्या होता है? डीएल होता है। तो डीएल क्या होता है? अल्पांश की लंबाई होती है। यदि इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस स्थिति में संपूर्ण बंद पथ की लंबाई आ जाएगी। संपूर्ण बंद पथ की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2 पाई इंटू स्मॉल आर। तो बी इंटू 2 पाई आर। ठीक है ना, बराबर कितना होता है आपके पास? म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई बराबर कितना देगा? आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके बाद में आपके पास आ जाएगा बी बराबर, तो बी बराबर कितना देगा? म्यू नॉट, इसके बाद में आई डी और एक आर से एक आर काट देंगे, स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यानी अपन बोल सकते हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास? R होता है। यानी जैसे जैसे इस संधारित्र की अक्ष से अपन दूर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता का मान में क्या होगी? वृद्धि होगी भी। ठीक है ना, तो आपको ऐसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान के चलेगा किसी संधारित्र की जो प्लेट है वो कैसे भी वर्ताकार है। ठीक है ना,
और जैसे अपन कुंजी को ऑन करते हैं तो ये मानिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, वो दोनों प्लेटों के बीच के क्षेत्र में एक समान रूप से वितरित है, यानी सब जगह जो धारा घनत्व है वो आपको सेम मान के चलना है। तो जैसे जैसे अपन अक्ष से दूर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र है आर के साथ में रेखीय रूप से बढ़ता है, ऐसे अपन लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। और वैसे ये तो जैसे कोई भी आपके पास में ठोस बेलन होता है, उस ठोस बेलन के लिए चुंबकीय क्षेत्र है उसका वेरिएशन जैसा होता है वैसा वेरिएशन यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इन चीजों को करें नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी आरसी सर्किट है, उसके अंदर आपको विस्थापन धारा कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो आरसी सर्किट तो अपन ने पढ़ ही रखा है, आपको सर ने पढ़ाया होगा, तो देखिएगा ध्यान से देखो। आरसी परिपथ के लिए जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास कोई संधारित्र है, ये कोई संधारित्र है, इस संधारित्र की दोनों प्लेटें ये, और दोनों प्लेटें कैसी भी वर्ताकार है मान के चलिएगा। ये रेजिस्टेंस आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो गैप है वो अपन ने बहुत ज्यादा दिखा दिया, एक्चुअली इतना गैप होता नहीं है ना, बट डायग्राम थोड़ा सा सही दिखे इसलिए बना दिया मैंने। ये स्विच है, ये आपके पास है प्लस माइनस, बैटरी का वोल्टेज कितना देगा V, ये R होगा, संधारित्र इसकी धारिता कितनी देगी आपके पास है C, संधारित्र की धारिता हो जाएगी आपके पास है C, इसके पास में लिख दूंगा C, ठीक है ना। और ये जो प्लेट है, इस प्लेट की जो त्रिज्या है वो आपके पास में कितना हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, t बराबर 0 पर अपन स्विच को ऑन करते हैं, तो लिखता हूं मैं, माना t बराबर 0 पर स्विच ऑन किया जाता है, माना t बराबर 0 पर स्विच को ऑन किया जाता है। तो जैसे अपन स्विच को ऑन करेंगे तो इस स्थिति में इस परिपथ के अंदर संधारित्र का जो आवेश है वो क्या होगा, अभी बढ़ेगा, और फिर उसके बाद में इस परिपथ के अंदर जो बहने वाली धारा है वो क्या हो जाएगी, भी घटेगी। तो अपन बात कर सकते हैं कि t बराबर 0 पर संधारित्र का आवेश q बराबर कितना हो जाएगा, 0, बट परिपथ के अंदर जो धारा है तो I बराबर कितना हो जाएगी आपके पास, बताओ, V बटे R हो जाएगी। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं I नोट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, I नोट। Q नोट बराबर कितना देगा आपके पास है 0, और I नोट बराबर कितना देगा आपके पास में V बटे R, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम बोल सकते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इस परिपथ में संधारित्र पर जो आवेश है उसका मान तो बढ़ेगा, बट परिपथ में धारा का मान घटेगा। तो अपन लिख सकते हैं स्मॉल t समय पर परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर कितना देगा आपके पास है, तो I नोट और e की पावर माइनस का t बटे टो, तो यहां से आपके पास I बराबर I नोट को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, V बटे R, और इसके बाद e की पावर माइनस का t बटे, अब यहाँ पे जो टो है इस टो को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, RC बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, RC। और यहाँ पर जो आपके पास में RC है, इस RC को अपन क्या बोलते हैं, समय नीतांक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है टो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास RC, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, RC परिपथ का समय नीतांक।
ये आपके पास आरसी परिपथ का समय नियतांक हो जाएगा, ये आपके पास टो बराबर आरसी बन गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्मॉल टी समय पर धारा का मान आ चुका है अभी। अब धारा का मान आ गया तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, चालन धारा, यही विस्थापन धारा हो जाएगी, यही चालन धारा, यही आपके पास में क्या हो जाएगी, विस्थापन धारा। और विस्थापन धारा कहां पर प्रवाहित होती है, इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में प्रवाहित होती है, ये विस्थापन धारा ये रही, दोनों प्लेटों के बीच में बह रही है। तो अगर अपन क्या करते हैं, यहां से इसकी जो अक्ष है, अगर इसकी अक्ष से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है, इसकी अक्ष से अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम कर सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो प्लेटों की अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है आपके पास है, बी बराबर म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो बी बराबर कितना देगा आपके पास है, म्यू नॉट और स्मॉल आर लिख दो अपॉन कितना देगा आपके पास है, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और आई को यहां से अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अभी, वी बटे, एक काम कर सकते हैं अपन, फिर इसका जो रेजिस्टेंस भी आर होगा, ये रेडियस भी इसकी आर होगी, तो ये तो करेगा लोचा, तो आर तो अपन रेजिस्टेंस ही रहने देते हैं। और इसके बाद में इसकी जो त्रिज्या है इसको अपन कर देते हैं एक्स, सॉरी स्मॉल आर कर देते हैं, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो अपन कितनी कर देते हैं, एक्स डिस्टेंस कर देते हैं। तो प्लेटों की एक्स है स्मॉल एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर कितना देगा आपके पास, म्यू नॉट आई स्मॉल एक्स अपॉन 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई या म्यू नॉट एक्स अपॉन 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और इसके बाद आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई को v बटे आर और e की पावर माइनस का t बटे आर। इस प्रकार से अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, ये बात होगी। तो इसको भी देखिए आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बात सुनना बच्चों, देखो अपन बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो खोज है वो गणितीय आधार पर की भी, मैथमेटिकल बेसिस पर की, यानी गणितीय समीकरणों की सहायता से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कवर किया। तो कौन कौन सी जो समीकरणें थी जो मैक्सवेल के लिए हेल्पफुल रही, वो कौन कौन सी समीकरणें, उन समीकरणों को अपन बोलते हैं मैक्सवेल समीकरणें। तो लिख देते हैं अपन मैक्सवेल की समीकरणें। मैक्सवेल की समीकरणें क्या थी, ध्यान से देखना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज हेतु मैक्सवेल के लिए सहायक समीकरणें। सबसे पहली समीकरण थी भाई स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम। क्या कहता है स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम क्या था अभी, फाई ई बराबर क्या था आपके पास है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कितना था आपके पास है, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी समीकरण क्या थी भाई,
चुंबकत्व में गाउस का नियम। अब आपको पता है कि चुंबकत्व में जो मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव है उनका अस्तित्व संभव नहीं है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से देखो, इसको अपन लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और बराबर क्या देगा आपके पास है, जीरो देगा। जीरो क्यों देगा, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। इसके बाद तीसरी समीकरण अपन लिखते हैं। तीसरी समीकरण हो जाएगी आपके पास में ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का नियम। तो क्या होता है अभी फैराडे का नियम क्या होता है, फैराडे का नियम ये होता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई बराबर क्या होता है आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेखीय समाकलन इसके बराबर होता है। या आपने ईएमआई के अंदर पढ़ा होगा, बराबर क्या होता है आपके पास में माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। और इसके बाद में फोर्थ ही एम्पियर मैक्सवेल की समीकरण, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, बी डॉट डी एल बराबर क्या होता है आपके पास है म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई सी प्लस आई डी, या म्यू नॉट सिग्मा आई सी प्लस आई डी बराबर कितना होता है आपके पास एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसके बाद आंसर देखना, देखो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो कैसी होती है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। ये चीजें फिनिश हो चुकी है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो इनके अंदर एक तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, और एक होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और समान कला में कंपन करते हैं, तथा इन दोनों के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। तो आप लिख सकते हैं कि ई सदिश तथा बी सदिश परस्पर समान कला तथा लंबवत तलों में कंपन करते हैं तथा इनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तथा इनके जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं भी। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परस्पर समान कला में, यानी ई सदिश तथा बी सदिश इनके कंपन की जो कला होती है वो क्या होती है भी समान होती है, और तल होते हैं वो क्या होते हैं भी लंबवत होते हैं, और दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं भी लंबवत होते हैं। ये आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात होगी। अब ई सदिश तथा बी सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इस कारण से इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है।
इस कारण से आपके पास है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है भाई, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है भाई, ट्रांसवर्स नेचर होती है। ओके बच्चों, इसके बाद देखिएगा देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं आपके सामने। कैसा डायग्राम बनता है देखिएगा, कई बार बना चुका हूं मैं। वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ाया था ना मैंने आपको, तरंग प्रकाशिकी वाला। तो इसको अपन बोलेंगे एक्स एक्स, इसको वाई एक्स बोल देंगे, इसको जेड एक्स बोल देंगे। ये जो आपके पास एक्स एक्स है ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो जाएगी, वाई एक्स वो आपके पास है ई वेक्टर हो जाएगा, और जेड एक्स आपके पास है क्या हो जाएगा? भी बी वेक्टर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स के अनुदिश वाइब्रेशन करता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अब वो किधर की तरफ? जेड एक्स के अनुदिश। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसको अपन बोल देंगे बी वेक्टर। अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके कुछ गुणधर्म होते हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं देवदान से आपको बता देता हूं। यहां पे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि एक तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के लंबवत होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ई सदिश व बी सदिश, ई सदिश और बी सदिश दोनों लंबवत होते हैं किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। इस कारण से इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और इसी कारण से इनका जो ध्रुवण है, इनका पोलराइजेशन किया जा सकता है। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखना, देखो ध्रुवण केवल और केवल जो अनुप्रस्थ तरंगे उन्हीं का किया जा सकता है। जैसे प्रकाश तरंगे हैं उनका किया जा सकता है, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है क्या? नहीं। इसके बाद में ध्यान से, ये कैसी होती है? अयांत्रिक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। तो ध्यान से देखना, तो अयांत्रिक तरंगे संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। और निर्वात में इनकी जो चाल होती है वो कितनी होती है? C बराबर
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक और ध्यान रखना भी, c बराबर कितना होता है, c बराबर ये होता है आपके पास 1/√μ0 × ε0 होता है। अब निर्वात में इनकी जो चाल होती है वो क्या होती है बच्चों, सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक। तो इसके बाद में ये जो बातें हैं इनको आप नोट कर ले, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर ले। इसके बाद में इनको मैं यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। इधर की तरफ मेरे को और कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी लिखनी है। तो देखो ध्यान से, c बराबर कितना गया आपके पास 1/√μ0 × ε0। यहाँ पर μ0 आप जानते हैं क्या होती है, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता होती है, और ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है ना। μ0 बराबर कितना होता है 4.2 × 10⁻⁷ होता है, ठीक है ना। और ε0 बराबर कितना होता है, ε0 बराबर ये होता है आपके पास 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना, ये होता है अभी। तो इसके बाद में ध्यान से, तो निर्वात में जो c होता है वो मैक्सिमम होता है, और माध्यम में जो v होता है, v बराबर कितना होता है आपके पास 1/√μ0 का म्यू लिख देंगे, ε0 का एप्सिलॉन लिख देंगे, क्योंकि बात अपन कर रहे हैं किसके माध्यम की बात कर रहे हैं। और माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को अपन किससे लिखते हैं, म्यू से n से, यहाँ पर n से लिख देंगे। तो n बराबर कितना होता है आपके पास c/v होता है। तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं c बराबर क्या होता है μ0 ε0, ये आपके पास है म्यू एप्सिलॉन। तो n बराबर क्या बन जाएगा आपके पास है √μ/μ0 μr, ε/ε0, ये आपके पास ε0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो μr है इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको अपन बोलते हैं आपेक्षिक पारगम्यता। और यहाँ पर आपके पास जो ε/r है इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक भी बोल सकते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसको पराविद्युतांक भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो एक आपके पास ये भी प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी इसके लिए अपन डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखना। देखो अगली प्रॉपर्टी ऐसे हो जाएगी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनके लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो मैग्नीट्यूड है या इनकी जो आरएमएस वैल्यू है या इनकी जो पीक वैल्यू है, उनका रेशियो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। वो किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सी बराबर क्या होता है आपके पास, E/B होता है। चाहे E और B का आप तात्क्षणिक मान ले लो, चाहे E का आरएमएस, B का आरएमएस मान ले लो, चाहे E का शिखर मान और B का शिखर मान ले लो। चाहिए मतलब E/B होता है हमेशा किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। चाहे तात्क्षणिक माना, चाहे आरएमएस माना, चाहे शिखर माना है, ठीक है ना। ये बात होगी भी। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद अगला ध्यान से देखना, देखो आगे नोट कर देता हूं यहाँ पे मैं। तो ये वाली चीज भी मैं क्लीन कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, देखो जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्यान से देखना। देखो इनका क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। यानी सारे के सारे जितने भी प्रकाश के गुण है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो शो करती है। इसके बाद से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनके पास में क्या होता है, संवेग होता है।
इस कारण से जब ये किसी सतह पर आपतित होती है, किसी सतह से टकराती है, तो इस स्थिति में उस सतह पर ये क्या करती है, दाब आरोपित करती है। क्या करती है? दाब आरोपित करती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके पास में क्या होता है भी, संवेग, संवेग होता है। तो सतह पर आपतित होकर दाब आरोपित करती है, ठीक है ना। क्या आरोपित करती है? दाब आरोपित करती है। अब कितना दाब आरोपित करती है, देखो ध्यान से। जैसे मान के इसलिए आपके पास में पूर्ण अवशोषक सतह पर दाब P बराबर कितना होता है आपके पास, I/C। और पूर्ण परावर्तक सतह पर दाब कितना होता है आपके पास में, P बराबर 2I/C हो जाएगा। यहां पर आपके पास जो I है, ये जो तीव्रता होती है, और C कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है अभी, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो देखो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी होती है। एकांक आयतन की जो विद्युत ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, और एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान बराबर होता है। यानी किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मौजूद है, तो एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का मान क्या मिलेगा आपको, बराबर मिलेगा। तो अपन लिख सकते हैं एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा, इसको अपन बोलते हैं विद्युत ऊर्जा घनत्व है। तथा चुंबकीय ऊर्जा इसको अपन बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है। का मान समान होता है। डायग्राम मिटा रहा हूं भाई इसको मैं, साथ साथ में नोट करते जाएं। तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, उनके लिए विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब ध्यान से, विद्युत ऊर्जा घनत्व इसको अपन बोल सकते हैं अभी UE बार बराबर क्या देगा आपके पास UB बार। विद्युत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है, तो विद्युत ऊर्जा घनत्व कितना होता है आपके पास, 1/2 ε0 E², और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कितना होता है आपके पास है, B² / 2μ0 हो देगा। अब यहां पर आपके पास है E और B, ये कौन से मान है भाई, RMS मान है। कौन से मान है, RMS मान। ये बात आपको ध्यान रखनी भी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये कौन सा मान है, RMS मान है। और इस बात को अपन प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिएगा, इस बात को अपन प्रूव करते हैं। कैसे, विद्युत ऊर्जा घनत्व है बराबर कितना देगा आपके पास है, 1/2 ε0 E²। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 ε0, और अपन जानते हैं कि ध्यान से देखना, देखो C बराबर क्या होता है, E/B। तो E को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, B × C। तो E² को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, B² × C²। तो B² × क्या हो जाएगा आपके पास है, C², और बराबर 1/2 ε0, इसको अपन बोलेंगे B², और फिर अपन लिख सकते हैं C²। तो यहाँ से C बराबर कितना होता है, C बराबर मैंने यहाँ पर लिखा था, C बराबर कितना होता है, 1/√μ0 × ε0। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1/μ0 × ε0। तो ε0 से अपन ε0 को काट देंगे, तो बराबर कितना देगा आपके पास, B² / ये आपके पास 2μ0 हो गया।
तो विद्युत ऊर्जा घनत्व कितना देगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको अपने सोल्व कर दिया बी स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के बराबर हो जाएगा भी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेंसिटी है, विद्युत ऊर्जा का घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। और भी कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई है, तो इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो ध्यान से देखना, देखो अगली प्रॉपर्टी अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश इसको अपन लिखते हैं एस वेक्टर लिखते हैं। क्या होता है ध्यान से देखना, देखो देखो आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर संचरित हो रही है तो ऑब्वियसली ये क्या करी हुई ऊर्जा को लेके जा रही है। तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली जो ऊर्जा उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग सदिश बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो तरंग संचरण की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के लंबवत स्थित एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा पॉइंटिंग सदिश कहलाती है। ठीक है ना। यहां से आपके पास में ध्यान से देखना, देखो एस वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एस बराबर वैसे क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसे मान के चलिए इधर की तरफ इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, अपन क्या करते हैं, ये तरंग संचरण की दिशा होगी, इसके लंबवत कोई भी क्रॉस सेक्शन रख देते हैं, एरिया रख देते हैं कि एरिया कितना देगा आपके पास ए, और इससे मान के चलिएगा टी टाइम में ई ऊर्जा गुजर रही है, तो एस बराबर कितना देगा आपके पास ई बटे टी, ई बटे ए इंटू टी। ई बटे टी को अपन क्या लिख सकते हैं पी, तो पी अपॉन क्या देगा आपके पास ए, इसका मात्रा क्या देगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी ध्यान से देखना, देखो एच वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर होता है, और एच वेक्टर आप जानते हो क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र होता है। अपन सब जानते हैं कि एच वेक्टर बराबर एच बराबर कितना होता है आपके पास में बी अपॉन म्यू नॉट, तो एच वेक्टर बराबर कितना होता है बी अपॉन म्यू नॉट होता है, क्योंकि अपन जानते हैं बी बराबर क्या होता है म्यू नॉट इंटू एच होता है ना। तो यहां से आपके पास एच वेक्टर बराबर एच वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 1 बटे म्यू नॉट ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो देखो अपन जानते हैं ई क्रॉस बी यानी ये क्या बनता है ई बी साइन थीटा। ई सदिश और बी सदिश के बीच का एंगल कितना होता है 90 होता है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान से एस बराबर इसको अपन लिख सकते हैं ई बी अपॉन म्यू नॉट। अपन जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है आपके पास ई बटे बी होता है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ये ई और बी ये दोनों आरएमएस वैल्यू है, अभी ये भी आरएमएस वैल्यू है और ये भी आरएमएस वैल्यू है। तो यहां से अपन इसको लिख सकते हैं एस बराबर इस आरएमएस को ई आरएमएस बराबर कितना होता है ई नॉट बाई रूट 2, और बी आरएमएस बराबर कितना हो जाएगा बी नॉट बाई रूट 2 देगा। तो रूट टू नीचे क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई नॉट बी नॉट बटे 2 ये म्यू नॉट हो गया। ठीक है ना। और इसके बाद हम बराबर इस बी नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, बी नॉट को लिख देंगे ई नॉट बटा सी,
तो आपके पास एस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ई नॉट तो पहले से है ही, बी नॉट को अपन क्या लिख देंगे, ई नॉट बटे सी, तो ई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 म्यू नॉट इंटू सी हो गया। एस को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, पी अपॉन ए लिख देंगे, ठीक है ना। ये पॉइंटिंग सदिश हो गया अभी। अब ये आपके पास में जो पॉइंटिंग सदिश होता है इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, तरंग संचरण की दिशा में। भाई ऊर्जा जिस दिशा में जा रही है ना उसी दिशा में आपके पास में पॉइंटिंग सदिश होता है। तो एस वेक्टर की जो दिशा है, एस वेक्टर की दिशा ये होती है आपके पास डीओपी के अनुदिश। या इसको अपन बोल सकते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश। ई क्रॉस बी के अनुदिश होती है भी। अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 45 दे रखा है, पेज नंबर 3.45 पे। ये कह रहा है कि 60 वोल्ट शक्ति के एक विद्युत बल्ब से 1 मीटर की दूरी पर ई सदिश का शिखर मान ज्ञात करो भाई, ठीक है ना। 60 वोल्ट का बल्ब है, तो जैसे मान के इसलिए का एग्जाम्पल है कि ये आपके पास में कोई भी एक बल्ब है, 60 वोल्ट का बल्ब, इसे 1 मीटर की दूरी पर यहां पर ई नॉट ज्ञात करना है भाई। यहां पे ये बल्ब है, ये क्या कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। ये सभी दिशा में इस प्रकार से प्रकाश भेज रहा है। तो ये अपन कौन से फॉर्मूले से करते हैं, इससे करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं ई नॉट स्क्वायर, ये तो आपको याद करना है, अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी बराबर पी अपॉन ए। एरिया कितना देगा आपके पास में 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट बराबर कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। सी कितना होता है 3 गुणा 10 की पावर 8। और पावर कितनी देर की आपको 60 वोल्ट अपॉन कितना देगा 4 पाई, आर कितना देगा 1, इसका होल स्क्वायर। 4 पाई से अपन क्या करेंगे, 4 पाई को कैंसिल आउट कर देंगे, इस पूरे को अपन उधर की तरफ ले जाएंगे, ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा और रूट कर देंगे तो आपके पास ई नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई भी। तो ये आपका पॉइंटिंग सदिश हो गया, इसको नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसके अंदर एक तो ई सदिश होता है, एक आपके पास बी सदिश होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे मान के चलेगा ये कोई तरंग है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी, और ये आपके पास वाई एक्स होगी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, ई सदिश। ये जेड अक्ष होगी, इसको अपन बोलेंगे बी सदिश, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ई सदिश और बी सदिश इन दोनों की डायरेक्शन ऐसी होती है कि इन दोनों का क्रॉस करने से डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अनुदिश आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो किधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ हो गया, तो दाहिने हाथ की अंगुलियों को आप ई सदिश की तरफ रखो और बी सदिश की तरफ घुमाओगे तो आपका अंगूठा आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अनुदिश ले जाएगा भी। तो अपन बात कर सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज पैरेलल टू द ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ई का बी के साथ में क्रॉस करने से जो डायरेक्शन आती है ना वही आपके पास में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बनती है। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप लिख सकते हैं ई वाई बराबर कितना होता है आपके पास ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, ठीक है ना। जे के लिख दो इसको आप, ई वेक्टर बराबर, और बी वेक्टर बराबर क्या था आपके पास में बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, एक के लिख दो,
ठीक है ना। तो यहां पर माइनस का के एक्स आ रहा है, इसका मतलब जो तरंग संचलन की दिशा वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। एक्स ये आपके पास एक्स हो गया, तरंग है तो वो तो एक्स अक्ष के अनुदिश संचलित हो रही है। और यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। एक अगर प्लस है एक माइनस है, तो इसका मतलब तरंग संचलन की जो दिशा है वो धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो जाएगी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्स के अनुदिश, ठीक है ना। ऐसे जैसे अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल की बात करते हैं। एक एग्जांपल है कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका जो विद्युत क्षेत्र है ई सदिश बराबर, ये कितना हो जाएगा आपके पास 15 गुणा 10 की पावर 4, ये हो जाएगा आपके पास 15 गुणा 10 की पावर 4 साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है के जेड, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है के जेड। इसको अपन बोल देंगे आई के बोल देंगे। तो आपको क्या करना है अभी, इसके अंदर जो बी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको बताना है अभी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ई नोट अपने पास में, तो यहां से अपन बी नोट निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, अपन जाने की सी बराबर क्या होता है ई नोट बटे बी नोट। यहां से आपके पास है बी नोट बराबर ई नोट बटे सी। ई नोट कितना हो जाएगा 15 गुणा 10 की पावर 4, सी कितना होता है 3 गुणा 10 की पावर 8, 15 बटे 3 कितना हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, ये आपके पास है टेस्ला। ये तो आपके पास है क्या देगा अभी बी नोट आ जाएगा। इसके बाद यहां से अपन देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो किधर की तरफ जाएगा, ओमेगा टी प्लस के जेड है, तो जेड अक्ष के अनुदिश, जेड एक्स के अनुदिश, ठीक है ना। ओमेगा टी प्लस के जेड है, अगर दोनों प्लस होते हैं ना तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन नेगेटिव होती है भी, तो माइनस के जेड होगी भी, माइनस के जेड। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वो तो देगी माइनस जेड एक्स के अनुदिश हो जाएगी भी, ठीक है बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखो, ये तो आपके पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आ गई। अब बी सदिश की बात करते हैं, तो बी सदिश बराबर बी नोट, तो बी नोट कितना देगा बताओ 5 गुणा 10 की पावर 4, कला वो की वो रहेगी तो साइन ओमेगा टी प्लस क्या रहेगा के जेड, इसके अंदर एजीटी जाने वाला है, बट इसकी डायरेक्शन अपने को डिटरमाइन करनी है भी। तो आपको क्या करना है देवदान से, अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को सबसे पहले इस सदिश से वो किधर की तरफ हो जाएगा, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। तो आपको दाहिने हाथ की अंगुलियों को धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश रखते हुए, ठीक है ना, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश रखते हुए आपको 90 डिग्री से ऐसे घुमाना है ताकि आपका जो अंगूठा है वो ऋणात्मक जेड अक्ष के अनुदिश आ जाए। तो ये यूं रख के यूं घुमाओ तो अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा ना, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अंदर की तरफ हो जाएगी, यानी ऋणात्मक जेड अक्ष के अनुदिश हो जाएगी। तो ये ई सदिश हो गया, ये आपके पास है बी सदिश हो गया। तो बी सदिश किधर की तरफ हो जाएगा बताओ, ऋणात्मक वाई एक्स के अनुदिश हो जाएगा। तो ऋणात्मक वाई का मतलब क्या होता है, माइनस का लिख दो, ये आपके पास है जे केप हो गया। तो अपन बात कर सकते हैं कि ई सदिश, बी सदिश और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ई सदिश है वो तो किधर की तरफ हो जाएगा, धनात्मक एक्स, ये क्या हो जाएगा आपके पास ऋणात्मक वाई, और ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक जेड हो जाएगा। धनात्मक अक्ष से ऋणात्मक वाई की तरफ घुमाओगे तो ऋणात्मक जेड की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मालूम कर सकते हैं भी, ठीक है ना। तो इसको भी करें नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो लास्ट टॉपिक है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहली बात है स्पेक्ट्रम क्या होता है अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आवर्ती
या तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के अनुसार जो क्रम है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी या तो वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम या वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम। जैसे अपन बात करते हैं, एक क्रम मैं यहां पे लिखने वाला हूं, एक तो होती है रेडियो वेव्स, इसके बाद में होती है माइक्रोवेव्स, इसके बाद में होती है इंफ्रारेड, इसके बाद में होता है विजिबल, इसके बाद में होता है अल्ट्रावायलेट, इसके बाद में होते हैं एक्स रेज, इसके बाद में होते हैं गामा रेज, इसके बाद में होते हैं कॉस्मिक रेज, तो अगर अपन बात करें वेवलेंथ की बात करें, इधर से इधर की तरफ जाने पर जो तरंग दैर्ध्य है वो तो क्या होती है, घटती है, और जो आवृत्ति है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि E बराबर कितना होता है, एच न्यू बराबर क्या होता है आपके पास है C बटा लेमडा, तो E बराबर क्या होता है आपके पास एच सी बटा लेमडा। और ये तो अपन जानते हैं, वेव ऑप्टिक्स में अपन ने डिस्कस किया था, लेमडा को एंगस्ट्रॉम में पुट कर दो तो ऊर्जा किस में आ जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो इधर से इधर की तरफ जाने पर लेमडा वो तो क्या होता है, घटता है, और जो आवृत्ति है वो क्या होती है, बढ़ती है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी भी विजिबल की बात करते हैं, तो विजिबल है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी इधर की तरफ तो लिखते हैं V, ये I, ये B, G, Y, O, R, ये क्या बन जाएगा आपके पास में, विजिबल बन जाएगा। V, I, B, G, Y, O, R। ये बात होगी भी। वॉयलेट के जो पास में वो क्या भी अल्ट्रावायलेट, और रेड के जो पास में वो क्या भी इंफ्रारेड है। अब ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। आपको ये पूछा जा सकता है कि किसकी वेवलेंथ सबसे कम है, किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसकी आवृत्ति सबसे कम है, किसकी आवृत्ति ज़्यादा है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो काम आपको आज ही करना है। आपको आपकी जो NCERT की बुक है, ठीक है ना, उस NCERT की बुक के अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो चैप्टर उसके अंदर जाना है, और इसके अंदर आपको टॉपिक देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, और उसके अंदर बहुत सारी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी। उन सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, जैसे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, एक तो इनका उत्पादन कैसे होता है, ठीक है ना, जैसे रेडियो वेव है इनका उत्पादन कैसे होता है, माइक्रोवेव का उत्पादन कैसे होता है, शॉर्ट में आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, एक आपको इंपॉर्टेंट लाइन मिल जाएगी उसके अंदर, उत्पादन कैसे होता है, ठीक है ना। और एक ध्यान से देखना, देखो इनके उपयोग, उत्पादन, उपयोग, और इसके बाद में इनकी तरंग दैर्ध्य, परास, और एक होते हैं इनकी आवर्ती परास। ये आपको नोट करनी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं भाई सबके, इनको सेल्फ नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, ये तो काफी लेंथी हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य परास और आवर्ती परास ये तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो भाई एक तो ना आप जैसे मतलब विजिबल है इसकी याद कर लें, तरंग दैर्ध्य परास, एक अल्ट्रावायलेट की याद कर लें, इंफ्रारेड की याद कर लें, और एक्स रेज की याद कर लें। एक्सरे तो अलग से आपको चैप्टर पढ़ाएगा, उसके अंदर आप याद कर लें अभी। विजिबल आपको मालूम है 3800 से 7800 होता है। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रांसफर वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अभी इससे सबसे इंपॉर्टेंट है उपयोग। उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है इनके।
इसके बाद में इनका उत्पादन कैसे होता है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तरंगदैर्ध्य परास है ना, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। तो ये आपको सेल्फ नोट्स तैयार कर दें और उसके बाद इनको आपको क्या करना भी याद करना है। तो इसी के साथ बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला और लेक्चर नंबर 160 ये आपका फिनिश होता है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इनको आप अच्छे से पढ़ें भाई, ठीक है ना, और अच्छे से इसको तैयार कर लें आप।